welcome everyone. Welcome back to another video. Welcome back to my channel, and welcome back to another topic, and welcome back to another poem. So today we are going to talk about the poem that is Stopping by Words on a Snowy Evening, written by Robert Frost. So we are going to discuss the poem. We are going to critically analyze the poem. We are going to explain the poem. We are going to find out the figures of speech in the poem, tone of the poem, and so many things more. But the first thing that we are going to discuss is about the poet, introduction to the poet. Okay, poet जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ही इज़ एन अमेरिकन पोइट. इसीलिए ये पोम जो है वो अमेरिकन लिटरेचर वाले सब्जेक्ट के अंदर मोस्टली पढ़ाई जाती है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर अमेरिकन पोइट्स ऑफ ऑल टाइम. ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो अमेरिकन पोइट्स में से एक मशहूर पोइट है. हिज हाईली एक्सेसिबल वर्क मेड हिम फेमस इन हिज लाइफ टाइम. अब ये फेमस तो है, लेकिन किस वजह से फेमस है? बिकॉज ऑफ हिज हाईली एक्सेसिबल वर्क. ये जो भी इनका जो भी वर्क है, इनकी जो भी पोइट्रीज़ हैं या जो भी ये लिखते थे वो हाईली एक्सेसिबल होता था, इसीलिए ये मशहूर हैं. हाईली एक्सेसिबल से क्या मुराद है? ऐसा वर्क जो कि रीडर्स को जल्दी समझ आ सके. द वर्क दैट इज़ ईजिली अंडरस्टैंडेबल is known as highly accessible work. He was born on 26 March in 1847. Form of the poem. A poem का form क्या है? It is written in the AABA, BBCB, CCDC and DDDD rhyming scheme. इसका rhyming scheme ये है. The poem Stopping by Words on a Snowy Evening is composed in iambic tetrameter. ये जो है ना iambic tetrameter में लिखी गई है. All the respective verses are in the AABA rhyming scheme. यहाँ पे जितने भी वर्सेस हैं वो सारे AAB राइमिंग स्कीम में लिखे गए हैं एक्सेप्ट द लास्ट वन. और लास्ट वन में ये राइमिंग स्कीम क्यों फॉलो नहीं हुई है, इसकी भी एक रीज़न है जो कि आप लोगों को पता लग जाएगी अगली स्लाइड में, मतलब आगे जब हम पोम को डिस्कस करेंगे तब. ओके, अ पोम है स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग. अब पोम का जो टाइटल है, टाइटल से हमें जो है ना पोम के कंटेंट के बारे में पता लग रहा है कि पोम के अंदर का कंटेंट कैसा होगा. तो हम टाइटल को देखें तो हमारे जहन में जो ना ये चीज़ आती है कि पोम का कंटेंट कुछ इस तरह का होगा कि वहाँ पे सिचुएशन या जो वहाँ पे जो सीन होगा वो सीन इस तरह का होगा कि जो नरेटर है या जो स्पीकर है या जो पोइट है वो जो है ना वो एक इवनिंग में, एक ऐसी इवनिंग जहाँ पे जो स्नोवी है, मतलब ऐसी इवनिंग जिसमें बर्फबारी हो रही है, उसमें जो है ना वो वुड्स यानी कि जंगल के पास वो रुक रहे हैं. तो ये तो हो गई सिचुएशन. अब सिचुएशन के अंदर पोइट क्या कहना चाह रहे हैं ये अभी हम पढ़ते हैं. सबसे पहले we'll read the poem and then we'll try to explain and find out the figures of speech. First stanza is, whose words these are, I think I know. His house is in the village though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. See how beautiful and interesting this poem is. तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट स्टैंजा को एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पे पोइट कहते हैं कि वहाँ पे वो जिन वुड्स पे आके रुके हैं, जिस जंगल में आके रुके हैं, उसके बारे में कहते हैं कि ये जंगल, ये वुड्स किसके हैं, कि शायद मैं जानता हूँ कि ये वुड्स किसके हैं. हिज हाउस इज़ इन द विलेज दो. हिज से मुराद है इन वुड्स का ऑनर, उस जंगल का जो ऑनर है. कहते हैं कि उनका घर तो विलेज में है, गाँव में है, इसीलिए वो मुझे नहीं देख पाएंगे. ये वुड्स के जो ऑनर है वो मुझे नहीं देख पाएंगे. टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो. वो मुझे नहीं देख पाएंगे कि मैं यहाँ पे रुक गया हूँ और उसके जो ना वुड्स को जो कि बर्फ़ से ढके हुए हैं, विच आर फिल्ड अप विद स्नो, मैं उनको जो ना रुक के देख रहा हूँ, वो मुझे ये सब करते हुए नहीं देख पाएंगे. ठीक हो गया. अब इस स्टैंजा के अंदर हमें कॉन्सोनेंट्स मिलती है. हिज हाउस, सेकेंड लाइन में हिज हाउस है, वहाँ पे एच का साउंड रिपीट हो रहा है, सो रेपिटेशन ऑफ दिस कॉन्सोनेंट साउंड इज कॉल्ड एज कॉन्सोनेंट्स. एंड देयर इज इंजैम्पमेंट. इंजैम्पमेंट से मुराद है कि कोई भी आइडिया उस एक लाइन में शुरू हो रहा है, उसी लाइन में वो आइडिया ख़त्म नहीं हो रहा है, बल्कि वो अगले लाइन तक रोल ओवर कर रहा है, फिर अगले लाइन तक कंटिन्यू कर रहा है, तो हम उसको कहते हैं इंजैम्पमेंट. इंजैम्पमेंट यहाँ पे थर्ड और फोर्थ लाइन में हमें मिली है कि ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर टू वॉच हिज वर्ड्स फिल अप विद स्नो. इन दोनों लाइन्स को मिलाएं तब सेंस कंप्लीट होता है, लेकिन दे आर डिवाइडेड इनटू टू लाइन्स ऑफ द पोम. सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, और दिस इज़ हाउ इंजैम्पमेंट इज़ यूज्ड इन दिस पोम.
ओके, द सेकेंड स्टैंजा, माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर। अब यहाँ पे आके हमें पता लग रहा है कि द पोइट और द स्पीकर हैज़ अ लिटिल हॉर्स विद हिम, उनके साथ एक छोटा सा घोड़ा भी है। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो मेरा घोड़ा है मस्ट थिंक इट क्वियर, इसको मतलब ये सोच रहा होगा कि ये एक अजीब बात है, तब हैरान होने वाली बात है। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, कि यहाँ करीब में कोई फार्म हाउस नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ना वो हॉर्स ये सोच रहा है कि मेरे मालिक यहाँ पे रुक रहे हैं। विदाउट अ फार्म हाउस, यहाँ पे कोई फार्म हाउस नहीं है करीब में कि जिसमें हम रुक सकें, लेकिन फिर भी पोइट या फिर भी उसके ऑनर जो हैं वो रुक गए हैं। तो ये बात जो है ना उस हॉर्स के लिए एक हैरानकुन बात है। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, अब रुके भी कहाँ है, वुड्स और फ्रोजन लेक के दरमियान में, ऐसी जगह पर रुके हैं जहाँ पे एक तरफ वुड्स है, एक तरफ जंगल है, और दूसरी तरफ फ्रोजन लेक है। And on the other side there is a lake which is completely frozen, the darkest evening of the year, and the time in which they have stopped is the darkest evening of the year। उस टाइम रुके हैं जबकि वो इवनिंग जो है वो साल की सबसे डार्क इवनिंग है, सबसे अंधेरी शाम है। अब यहाँ पे भी हमें कॉन्सोनेंस मिल रही है, टी का साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है। टू स्टॉप, सेकेंड लाइन में टू स्टॉप में टी का साउंड रिपीट हो रहा है। सो इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्सोनेंस। और इसके अलावा जो है ना देखिए, जब भी हम लिटरेचर में देखते हैं ना तो वुड्स जो हैं, जंगल जो है उसके अंदर क्या होती है, दरख्त होते हैं, ग्रीनरी होती है। तो ग्रीनरी ऑलवेज सिम्बलाइजेस लाइफ, ठीक है। ग्रीनरी जहाँ होती है, दरख्त जहाँ पे होते हैं, वो लाइफ को सिम्बलाइज करते हैं। और इसी तरह से फ्रोज़न लेक, जहाँ पे चीज़ फ्रोज़न होती है वो जो है ना डेथ को शो करती है, क्योंकि जब डेथ होती है तभी जो है ना चीज़ें फ्रीज़ हो जाती हैं। दिस इज़ हाउ द फ्रोज़न एंड द वुड सिम्बलाइज इन लिटरेचर। तो अब यहाँ पे आके जो है ना हमें ये पता लग रहा है कि पोइट रुके ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे एक तरफ ज़िंदगी है और दूसरी तरफ डेथ है, विच मीन्स दैट पोइट इज़ कन्फ्यूज्ड बिटवीन दीज टू थिंग्स। एक लाइफ है, एक डेथ है, तो वो लाइफ और डेथ के दुराहे पे आके खड़े हो गए हैं, एंड ही इज़ कन्फ्यूज्ड। देखें, दिस इज़ हाउ पोइट इज़ क्रिएटिंग और मेकिंग अस अंडरस्टैंड अबाउट हिज सिचुएशन यूजिंग दीज सैम्बल्स, द वुड्स एंड फ्रोजन लेक। एक तरफ लाइफ है और एक तरफ डेथ है, और एक तरफ लाइफ एक तरफ डेथ क्यों है ये आप लोगों को आगे पता लग जाएगा जब हम इसकी सही तरह से क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। इसके अलावा जो है ना डार्केस्ट इवनिंग है, तो डार्क जब चीज़ आती है ना डार्क लिटरेचर में, तो ये जो है ना पोम के टोन को क्या बनाती है, डिप्रेस्ड बनाती है, एंशियस बनाती है। तो यहाँ पे पता लग रहा है कि जो पोइट हैं या जो स्पीकर हैं वो अपने ईयर के उस पूरे साल के डार्केस्ट इवनिंग में है, विच मीन्स दैट देयर इज़ समथिंग डिस्टर्बिंग, देयर इज़ समथिंग टू बॉदर अबाउट। थर्ड स्टैंजा, ही गिव्स हिज सार्नस बेल अ शेक। अब यहाँ पे ही से मुराद है उसका लिटिल हॉर्स, ठीक है, पोइट का या स्पीकर का लिटिल हॉर्स। अब आप लोगों ने यहाँ पे ही और हिज में पोइट के हॉर्स को और वुड्स के ऑनर को कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि थर्ड स्टैंजा में जो ही है वो हॉर्स को शो कर रहा है, जबकि फर्स्ट स्टैंजा में जो ही है वो वुड्स के ऑनर को शो कर रहा है। ही गिव्स हिज सार्नस बेल अ शेक। यहाँ पे जो लिटिल हॉर्स है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि इट वाज कन्फ्यूज्ड, ठीक है, कि यहाँ पे रुके क्यों है, इस बात पे कंफ्यूज था। तो फिर वो लिटिल हॉर्स क्या करता है कि ही गिव्स हिज सार्नस बेल अ शेक, उसके गले में जो बेल है उसको शेक करता है। टू आस्क इफ देयर विद सम मिस्टेक, ये पूछने के लिए कि कोई गलती तो नहीं है, मतलब कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है, ये पूछने के लिए वो अपने बेल को शेक करता है। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ ईजी विंड एंड डाउनी फ्लेक। अब यहाँ पे इस हार्नेस बेल की जो आवाज़ है, इस आवाज़ के अलावा जो आवाज़ें हैं उन आवाज़ों में फिर दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि साउंड्स द स्वीप, हवा चलने की आवाज़ है, और दूसरी जो है ना डाउनी फ्लेक स्नो जब गिरती है तो उसको हम फ्लेक कहते हैं ना। एक तो बर्फ़ के गिरने की आवाज़ है और दूसरा जो है ना विंड के चलने की आवाज़ है। बस ये दो ही आवाज़ें हैं हार्नेस बेल की आवाज़ के साथ, विच मीन्स दैट यहाँ पे लोनलीनेस शो हो रही है कि ज़्यादा चीज़ें नहीं है, ज़्यादा आवाज़ें नहीं है। सो द पोइट इज़ लोनली इन द वुड्स वेयर ही हैज़ स्टॉप्ड। यहाँ पे भी हमें कॉन्सोनेंस मिलता है थर्ड लाइन में, हिज हार्नेस, सॉरी फर्स्ट लाइन में, इस स्टैंजा के फर्स्ट लाइन में कि हिज हार्नेस, यहाँ पे एच का साउंड रिपीट हो रहा है, सो इट इज़ कॉन्सोनेंस। इसी तरह से साउंड स्वीप कहा तो यहाँ पे एस का साउंड रिपीट हो रहा है, सो दिस इज ऑल्सो अ कॉन्सोनेंस। और लास्ट स्टैंजा है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप। कहते हैं कि यहाँ पे वो जिन वुड्स के पास आके रुके हैं वो तो लवली हैं, ठीक है, उसके लिए लवली हैं, अट्रैक्टिव हैं, ठीक हो गया, डार्क भी हैं,
विच मीन्स दैट डिप्रेस्ड काइंड ऑफ इन्वायरमेंट भी है एंड डीप भी है. जब वुड्स डीप होते हैं तो विच मीन्स दैट ज़्यादा मतलब अंधेरे हैं. बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप. ये वुड्स अच्छे भी हैं, ठीक है, लवली भी हैं, डार्क भी हैं, डीप भी हैं, लेकिन यहाँ पे बट जो है वो यहाँ पे आके जो ना हमारी थिंकिंग को या फिर पोम के अंदर की मीनिंग को थोड़ा सा चेंज करते हैं क्या. बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप. फिर यहाँ पे आके पोइट कहते हैं कि लेकिन मैंने बहुत से ऐसे वादे किए हैं, मेरे से बहुत से वादे हैं जिनको मैंने निभाना है. अब यहाँ वुड्स की बात करने के बाद वादों की बात करें, विच मीन्स दैट वो यहाँ वुड्स के पास ज़्यादा देर रुक नहीं सकते हैं. बेशक वो लवली हैं, बेशक वो डार्क हैं, डीप हैं, लेकिन पोइट ने बहुत सारी ऐसी प्रोमिसेस की हैं जिनको उस पोइट ने निभाना है. एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप. और उन प्रोमिसेस को निभाना है कब? जब तक बिफोर आई स्लीप, यानी कि उसके सो जाने से पहले जो है ना उन्होंने माइल्स तक जाना है, बहुत आगे तक जाना है. उनका अभी बहुत सारा सफ़र बाकी है और उस बहुत सारे सफ़र में उन्होंने बहुत सारे प्रोमिसेस को, वादों को निभाना है बिफोर आई स्लीप. अब यहाँ पर जो है ना स्लीप जो है ना वो मेटाफर है. किस चीज़ के लिए मेटाफर है? डेथ के लिए मेटाफर है. पोइट कहते हैं कि ये वहाँ पे वो जिस जगह पे आके रुके हैं वो अच्छी भी है, वो एंजॉय भी कर सकते हैं, नेचर भी है, नेचर के करीब भी है, लेकिन उसके मरने से पहले उन्होंने बहुत सारे काम करने हैं. कितने माइल्स तक उन्होंने आगे जाना है, बहुत सारे वादे उन्होंने निभाने हैं. तो यहाँ पे स्लीप जो है वो मेटाफर है डेथ के लिए. ठीक हो गया. इसके अलावा एज आई टोल्ड यू कि लास्ट स्टैंजा में जो राइमिंग स्कीम है वो डी 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 ही है, क्योंकि यहाँ पे आखिरी वाली लाइन रिपीट हो गई है. तो इस रिपीटिशन की वजह से जो है ना सारों में राइमिंग स्कीम सेम हो गया है. चारों लाइन्स में डीप, कीप, स्लीप, स्लीप, डी 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 हो गया. इसी तरह से ऊपर अगर हम फर्स्ट स्टैंजा को देखें तो फर्स्ट स्टैंजा के राइमिंग वर्ड्स हैं नो, डो और स्नो. 1, 2 और 4, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ लाइन की जो राइमिंग वर्ड्स है वो आपस में राइमिंग है. और इसी तरह से हियर जो है थर्ड लाइन, उसके साथ फिर सेकंड स्टैंजा के 3 लाइंस राइमिंग है, क्वियर, नियर और ईयर. तो इसी तरह से ये राइमिंग स्कीम फॉलो हो रहा है. इसको ये राइमिंग स्कीम मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी कि ए बी ए, फिर बी बी सी बी, इसी तरह से ये कंटिन्यू होती है. Summary of the poem. The narrator of the poem has stopped by for a brief moment amid a snowy evening in the woods, transfixed by the mesmerizing scenes unfolding. As he takes a moment to indulge in dosage of naturalistic beauty, he is torn between staying in the woods and heading home. As readers explore the motivations and hidden inclinations, the poem gets intriguing and a clever play on words renders a diverse meaning. Robert Frost has a penchant for selecting 2 roads, as was in the case The Road Not Taken, where the narrator again arrives at crossroads deciding his permanent path. अच्छा, तो यह जो है ना समरी है पोम की, वही बातें हैं जो मैंने बताई हैं कि पोइट जो है वो एक स्नोवी इवनिंग में जो है ना वुड्स के अमिड यानी कि मिडल में, दरमियान में आके रुके हैं. एक ब्रीफ मोमेंट के लिए, कुछ लम्हों के लिए रुके हैं. और फिर वो जो है ना मेस्मराइजिंग सीन्स, वहाँ पे जो नेचर के मेस्मराइजिंग सीन्स हैं उनकी वजह से ट्रांसफिक्स्ड हो गए हैं. ठीक है, काइंड ऑफ हैरान हो गए हैं. लेकिन क्या होता है कि ही इज़ टॉर्न बिटवीन स्टेइंग इन द वुड्स एंड हेडिंग होम. वो यहाँ पे जो है एक दोराहे पे आके खड़ा हो गया है कि जहाँ पे उसने वुड्स में स्टे करना है या फिर आगे जाना है. ये 2 चीज़ें जो है इट्स काइंड ऑफ दोराहा, जहाँ से जो है उन्होंने एक जगह को चूज़ करना है. लेकिन वो क्या चूज़ करता है? आगे जाने को चूज़ करता है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे वादे थे जो निभाने थे बिफोर हिज डेथ. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक और पोम है द रोड नॉट टेकन. उसमें भी इसी तरह का सीन होता है कि 2 रोड्स हैं ना, तो उन रोड्स में से रोड नॉट टेकन से हमें पता लगता है कि वो रोड जिस पे वो नहीं चला था. तो इस पोम और उस पोम में ये सिमिलरिटी है कि दोनों में ही काइंड ऑफ 2 राह है या फिर 2 सिचुएशंस हैं, 2 पाथ है जिनमें से उन्होंने एक को चूज़ करना है. थीम्स आर एग्जॉशन, फटीग, डिप्रेशन, ऑप्टिमिज्म एंड कमिटमेंट थ्रू आउट द पोम. पोम के अंदर के थीम्स जो हैं वो एग्जॉशन है, फटीग है, डिप्रेशन है, ऑप्टिमिज्म है, कमिटमेंट है. अब ये सारे थीम्स क्यों है? His speaker feels out of place and out of time. He's completely alone in the world, at least at this moment, and feeling a small sense of tranquility and isolation that only nature can bring. There are darker undertones to this poem as well. The suggestion of sleep has reminded some of death or suicide, and a desire to escape permanently from the demands of everyday life. अब पोम का थीम फटीग, डिप्रेशन और ऑप्टिमिज्म क्यों है? क्योंकि पोम को जब हमने पढ़ा तो हमें ये पता लगता है कि पोइट की जो लाइफ है उसके अंदर बहुत सारे मतलब टेंशन्स हैं, डिप्रेशंस हैं. लेकिन जब वो वुड्स तक गया तो वो उन वुड्स में, उस नेचर की ब्यूटी में इतना इंडल्ज हो गया
इतना खो गया कि वो जो है ना अपनी ज़िंदगी की डिफ़िकल्टीज़ को भूल गया। लेकिन जब उसके हॉर्स ने अपने बेल को शेक किया, तब जाके वो जो है ना अपनी रियलिटी की तरफ आ गया और उसे पता लग गया कि एक तरफ उसने रुकना है, एक तरफ जाना है, विच मीन्स दैट एक तरफ जो है ना उसकी ज़िंदगी है, एक तरफ उसको मरना है। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, मैं मर नहीं सकता हूँ, विच मीन्स दैट आई कैन नॉट स्टॉप बिकॉज आई हैव टू गो माइल्स अवे। मैंने बहुत सारे वादे हैं जो करने हैं, मैंने आगे बहुत लंबा सफ़र करना है, तो वो जो है ये सोच के आगे बढ़ते हैं। Poem makes sure to remind the reader that life doesn't stop, no matter how isolated from it a person is. This poem could be looked at as a simple commentary on life, a statement suggesting that if one stands around and watches his or her life for too long, one might lose it entirely. कहते हैं कि अगर कोई बंदा, इस पोम को हम इस तरह से एनालाइज कर सकते हैं कि अगर कोई बंदा जो है ना रुक के अपनी ज़िंदगी को एनालाइज करने की कोशिश करता है, अपनी ज़िंदगी के बारे में डीपली सोचने की कोशिश करता है, तो फिर वन माइट लॉज इट इंटायरली। ये पॉसिबल है कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी को खो दे। जिस तरह से वो बंदा जो है ना वहाँ पे जब उसने स्टॉप किया तो लेक और फ्रोज़न लेक और वुड्स के दरमियान था, इसी तरह भी जब भी हम लोग जो है ना कहीं पे रुक के अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं, तो हमें भी ये होता है कि हमें भी जो है ना एक तरफ ज़िंदगी और एक तरफ मौत नज़र आती है। तो हो सकता है कि हम अपनी ज़िंदगी को इंटायरली खो दें बिकॉज ऑफ द स्टॉपिंग एंड बिकॉज ऑफ इंडल्जिंग और थिंकिंग अबाउट हर लाइफ। At the end of the poem, the narrator returns to their journey, looking forward to the conclusion of darkest evening of the year and the sleep or perhaps death they have earned. फिर आखिर में हमें ये पता लगता है कि जो पोइट हैं या फिर जो स्पीकर हैं या जो नैरेटर हैं, वो फिर अपनी जर्नी को क्या करते हैं, अपनी जर्नी को रिटर्न होते हैं और अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे वादे निभाने थे। बैकग्राउंड, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट, द पोम वाज कंपाइल्ड इन जस्ट वन नाइट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के मुताबिक जो है ना ये पोम जो है वो एक ही रात में कंपोज हो गई थी, लिखी गई थी। द पोम वाज कंपोज्ड इन 1922 sorry the poem was composed in 1922 and published in 1923 in his New Hampshire volume. I can't start over, so I should continue. फिर से सॉरी। अच्छा, पोम जो है वो 1922 में लिखी गई थी और 1923 में कंपोज की गई थी एक वॉल्यूम में, जिस वॉल्यूम का नाम है न्यू हैम्पशायर। After pulling off an all-nighter on his poem New Hampshire, he stepped outside in the early hours of the morning and had the inspiration of the poem. कहते हैं कि एक पूरी रात जो है ना उन्होंने अपनी इस वॉल्यूम पे काम किया। फिर जब वो सुबह ही स्टेप्ड आउटसाइड, जब वो बाहर निकले उस मॉर्निंग में, उस सुबह में, तो फिर वहाँ से जो है ना उसको, मतलब पोइट को ये पोम लिखने की इंस्पिरेशन मिली। A love for nature, imagery and personification are found recurrently. He termed it as his best effort to remembrance. उन्होंने, पोइट ने खुद अपने इस काम को कहा है his best effort to remembrance। ये पोइट के अपने वर्ड्स हैं। स्पीकर यानी कि पोम को जो पढ़ रहा होता है, बाज़ दफ़ा फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में हम कह सकते हैं कि स्पीकर खुद ही जो है ना वो पोइट खुद ही उस पोम का स्पीकर है। इसी तरह से सम रीडर्स एंड स्कॉलर्स हैव सजेस्टेड दैट स्पीकर ऑफ द पोम इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट हिमसेल्फ, वो खुद है। और ये भी कहा जाता है कि फ्रॉस्ट एक्सपीरियंस अ सिमिलर मोमेंट टू द नैरेटर व्हेन ही टुक अ trip down to his local market and he was largely unsuccessful in making enough money to see his children through Christmas with the presents he wanted to buy them. Overwhelmed, he experienced a difficult journey home, during which he stopped partway through to cry. After a few minutes, the ringing of bells on his horse helped him to regain his composure, and he continued his journey home. Ultimately, Frost was able to get past his tough time, but the nature of his struggle is clearly expressed in this simple poem, filled with a yearning of peace. अब जो ना कुछ स्कॉलर्स या फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये जो पोम है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ज़िंदगी के अपने एक वाक़ये को भी बयान करती हैं, कि कहते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो एक दफ़ा क्रिसमस में जो है ना अपने बच्चों के लिए वो सारे प्रेजेंट्स, वो सारे गिफ्ट्स नहीं ला पाए जो वो लाना चाहते थे, विच मीन्स दैट ही वाज इन फाइनेंशियल क्राइसिस। तो इस क्राइसिस की वजह से जो है ना वो अपने लोकल मार्केट तक एक ट्रिप पे जाते हैं, और उस ट्रिप में भी यही होता है कि वो जो है ना पार्ट वे ही स्टॉप्ड पार्ट वे थ्रू टू क्राई। वहाँ पे जो ना वो क्राई के लिए यानी कि रोने के लिए रुके थे, और फिर उसके हॉर्स के बेल की वजह से वो अपनी मेमोरीज़ को रीगेन करते हैं। फिर वो काइंड ऑफ होश में आते हैं कि उन्होंने अभी आगे जो ना उन्होंने अपनी ज़िंदगी कंटिन्यू करना है काइंड ऑफ, या फिर उन्होंने आगे बहुत सारे काम करने हैं, तो वहाँ से वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस रियल लाइफ एक्सपीरियंस उन्होंने ये पोम लिखी थी। डिस्पाइट दिस कंपेलिंग एनेक्डोट,
Without clear evidence that the poet intended himself to be the narrator, it's important that readers look at the poem from an objective point of view. अब ये लाजमी नहीं है कि हम इस बात को डिस्कस करें या फिर ये जो है इतना क्लियर नहीं है कि पोइट खुद ही नरेटर है कि नहीं, यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने तब रियली सच्ची में अपनी लाइफ के बारे में बात की है या नहीं, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम इस पोम को ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें. द नरेटर अपीयर्स टू बी अ ट्रैवलर. यहाँ पे जो नरेटर हैं या जो स्पीकर हैं वो हमें लगता है कि कोई ट्रैवलर हैं, कोई मैन या वुमेन है जो कि परहैप्स ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन, ऐसे सेल्स पर्सन है जो कि ट्रैवल करते हुए सेल करते हैं. तो इस तरह के नरेटर्स हो सकते हैं. देयर इज़ पॉसिबिलिटी. दे आर बर्डन्ड विद ऑब्लिगेशंस एंड अ डिज़ायर टू अबंडन देम ऑल. अब यहाँ पे जो नरेटर है ही इज़ बर्डन्ड विद ऑब्लिगेशन. उन पे बहुत सारे ऑब्लिगेशंस हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, बहुत सारे वादे हैं, और एक तरफ उनकी ये ख्वाहिश भी है कि वो इन सब चीज़ों को अबंडन करे, ठीक है, अबंडन करे, गिव अप करे. बट दे आर क्लियर माइंडेड इनफ टू सी दैट सोसाइटी हैज़ रूल्स वन मस्ट फॉलो. लेकिन फिर उनके अंदर ये थिंकिंग भी है कि बेशक हमारे में ये ख्वाहिश है कि हम उन सब डिज़ायर्स को, हम उन सब ऑब्लिगेशंस को, पाबंदियों को या फिर प्रोमिसेस को गिव अप करें, उनको छोड़ दें, लेकिन ये सोसाइटी है तो हमें जो ना इसमें जो प्रोमिसेस किए हैं उनको निभाना होता है. एंड वी हैव टू कंटिन्यू विद आवर लाइफ. सैम्बल्स, जो सैम्बल सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है दैट इज़ वुड्स. Throughout this piece, the poet engages with one primary symbol, the woods. They represent one side of two choices that the speaker has before them. They could head towards the woods or they could return to their mundane obligations. The woods represent a freedom of sorts, liberated from the constraints of society and without the endless tasks everyday life demands on the average person. There one could live within the natural world and enjoy the peace nature has to offer. But it should be noted the woods are also dark and deep. They also represent darkness and present the speaker with the option of sleep or as some have interpreted it, death. यानी कि वुड जो है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट सिंबल है. वुड्स किस चीज़ को सिम्बलाइज़ करते हैं? वुड्स के अंदर जो है ना एक फ्रोजन लेक भी था ना, तो यही बात हो गई कि एक तरफ ये जो है ना इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं कि डेथ है, या फिर कुछ लोग इसको स्लीप ही लेते हैं, कुछ लोग इसको डेथ लेते हैं, लेकिन मोस्टली जो ज़्यादा व्यू जिसको एक्सेप्ट किया जाता है वो है डेथ. लेकिन ये जो वुड्स हैं वो डार्क और डीप भी हैं, विच मीन्स दैट डार्क और डीप. मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जब डार्क और डीप लिटरेचर में यूज़ होता है कि दैट शोज़ अ डिप्रेस्ड और एन डिप्रेस्ड टोन इन द पोम, ठीक है. इसके अलावा आई एडेड सम क्वेश्चंस एंड आंसर्स हियर. व्हाट इज़ द डीपर मीनिंग ऑफ स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नोवी इवनिंग? The deeper meaning of the poem concerns the journey of life. Through this poem, Frost highlights the importance of being active and always being aware of the promise that one makes to oneself. Before committing oneself, there is time to ponder upon other things. But when the desire of reaching the destination is paramount, a person should not deviate from his route for the momentary desires. यहाँ पे बात की है कि Stopping by the Woods की deeper meaning क्या है? Deeper meaning यही है कि हमारी जर्नी ऑफ लाइफ किस तरह की होती है. हमारी जर्नी ऑफ लाइफ ऐसी होती है कि जिसमें हमें एक्टिव रहना पड़ता है, जिसमें हमें गिव अप नहीं करना पड़ता है, जिसमें हमें आगे बढ़ते चले जाना होता है. हमारे पास जितनी भी मुश्किलात हों, जितने भी हर्डल्स हों, जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हों, हमें उन सब प्रोमिसेस को निभाना पड़ता है जो हमने कर ली हैं. सो वी शुड बी एक्टिव एंड प्रोग्रेसिव एंड डेवलपिंग इन आवर लाइफ. और आगे भी यही क्वेश्चन है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप? The last two lines of the poem contain a repetition. ठीक है, यहाँ पे repetition हुई है. Frost repeats the idea to emphasize the importance of carrying on the journey before the metaphorical sleeping. अब यहाँ पे जब चीज़ें repeat होती हैं ना, तो which means that उन पे emphasize किया जा रहा है, उनको importance दी जा रही है. And miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. यहाँ पे poet ने repeat किया है, which means that poet जो है ना इस बात को importance देना चाह रहे हैं, emphasize करना चाह रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी में हमें आगे बढ़ते ही चला जाना होता है. अपनी डेथ से पहले हमें बहुत सारे काम करने होते हैं, बहुत सारे वादे निभाने होते हैं. इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन भी है. विच सेंटेंस बेस्ट समराइजेज स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नोवी इवनिंग? इसको समराइज करने के लिए सबसे बेस्ट लाइन क्या है पोएम के अंदर से? तो पोएम के अंदर से लाइन्स हैं. बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप. ये जो दो लाइन्स है, इन्हीं में जो ना पोएम की समरी अच्छी तरह से बयान हो सकती है. दिस वाज ऑल अबाउट द पोएम. इसमें हमने सैम्बल्स डिस्कस किया, स्पीकर, बैकग्राउंड, थीम्स, समरी. इसके अलावा इसके अंदर के फिगर्स ऑफ स्पीच एंड एक्सप्लेनेशन, फॉर्म ऑफ द पोम एंड पोइट. दिस इज़ ऑल. आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी. दैट्स ऑल. थैंक यू. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.